नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है, दक्षिण का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। देखिए, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ना, सभी वन लाइनर क्वेश्चन है, एक लाइन वाले क्वेश्चन है। मतलब कि जो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आपको आंसर बताना है। वैसे मैं आंसर बताऊंगा ही। तो दक्षिण मतलब दक्षिण भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है। वैसे तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वहीं अगर कभी पूछा जाए कि दक्षिण का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये है चोल शासक। चोल वंश के शासक थे राजेंद्र चोल अथवा राजेंद्र प्रथम। उनको जो है दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ को। समुद्रगुप्त को तो कहा ही जाता है भारत का नेपोलियन। दूसरा प्रश्न है, किसके शिष्य अपने गुरु को भगवान शिव का अवतार मानते थे। तो किसके शिष्य अपने गुरु को भगवान शिव का अवतार मानते थे, तो वो थे शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य उनको भगवान शिव का अवतार मानते थे। जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, उन्होंने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाले कौन जाति, ये कौन नहीं है, यहाँ पर हुण है। तो हुण जाति के आक्रमणकारियों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो भारत पर आक्रमण करने वाले हुण जाति के शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया था। तो देखिए, वैसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि सर्वाधिक हुणों का आक्रमण कब हुआ, तो गुप्त शासक स्कंद गुप्त के टाइम पर। लेकिन जो मिहिर कुल की बात आती है, तो उसको मालवा के एक शासक थे। मालवा जो मध्य भारत में है, तो वहाँ पर एक शासक थे यशोवर्धन। उन्होंने जो है मिहिर कुल को परास्त किया था बुरी तरह से। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये भी, मालती माधव किसकी रचना है। मालती माधव नामक ग्रंथ किसकी रचना है, तो ये भवभूति नाम याद रखेंगे। भवभूति, इन्होंने जो है मालती माधव की रचना की थी, भवभूति ने। उसके बाद अगला है, अद्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद मैंने अभी बताया, शंकराचार्य जी अद्वैतवाद के प्रतिपादक थे, आदि गुरु शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे, उनको भगवान शिव का अवतार मानते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। तो बौद्ध स्तूप जो बौद्ध धर्म से संबंधित होता है, तो भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है, सांची। सांची कहाँ पर है, ये अपने मध्य प्रदेश में है, सांची। तो सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, जिसका निर्माण अशोक द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है। ऐसा कौन सा शासक है जिसको द्वितीय अशोक कहा जाता है। तो ये शासक है, आपकी मात्रा छूट गया है, तो किसको कहा जाता है द्वितीय अशोक। हर्षवर्धन, जिसने वर्धन वंश की स्थापना की थी, जिसने 606 से लेकर के 645 ईस्वी तक शासन किया था। तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, चंदेल शासकों के स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कहाँ देखने को मिलता है। तो चंदेल शासक वही हैं जिन्होंने खजुराहो में मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो खजुराहो में इनका जो है स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है, जहाँ पर कंदरिया महादेव का मंदिर भी स्थापित है। तो ध्यान रखेंगे, चंदेल शासकों द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो ये ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया हुआ है। गायत्री मंत्र सूर्य देवता अथवा फिर सविता नामक देवता को समर्पित है, ये भी ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन था। देखो, पत्तन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एक आधा तब आना था, माफ़ी चाहूँगा। एक तो पतन मतलब जो पूरा समाप्त हो जाना वो होता है, लेकिन जो पत्तन अगर आधा तो इसमें लग जाएगा, तो पत्तन का मतलब क्या होता है, बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था, तो लोथल। वैसे तो लोथल के अलावा भी और बहुत सारे नगर थे जो कि बंदरगाह हुआ करते थे, ध्यान रखना इस चीज़ को। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो देखिए, सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनको लिखना पढ़ना भी आता था, लेकिन उनके द्वारा क्या लिखा गया है उसको अभी तक नहीं पढ़ा जा सका है। लेकिन इनकी जो लिपि है उसको भाव चित्रात्मक कहा जाता है, भाव चित्रात्मक, क्योंकि चित्रात्मक है उनकी लिपि, उसमें कई सारे जो है निशान है, सिंबल है, तो उसको भाव चित्रात्मक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की उपासना करते थे। पता नहीं मैंने यहाँ क्या लिखा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा होना था कि आर्य किसकी उपासना करते थे। आर्य किसकी उपासना करते थे या फिर वैदिक आर्य किसकी उपासना करते थे। तो जो शुरुआत के जो वैदिक आर्य थे वो प्रकृति की उपासना करते थे, ध्यान रखना, प्रकृति की। तो वैदिक आर्य
प्रारंभिक वैदिक कार्य प्रकृति की उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो महावीर स्वामी जी जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की, हालांकि जैन धर्म काफ़ी पहले से ही था, लेकिन महावीर स्वामी जी के समय में जैन धर्म काफ़ी फला फूला। तो महावीर स्वामी जी का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तो लिच्छवी राजघराना था और इनकी जो राजधानी थी वैशाली। तो वैशाली के लिच्छवी कुल में महावीर स्वामी जी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। तो सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र किसे माना जाता है? वीणा। जो माँ सरस्वती जिसका वादन करती है वीणा, तो उसको जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? ये को होगा, गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो ये कुशीनगर में इनको जो है अपना निर्वाण प्राप्त हुआ। कुशीनगर जो कि मल्ल महाजनपद में, ध्यान रखना कुशीनगर ये मल्ल महाजनपद में है। वहीं अगर महावीर स्वामी जी की बात करें तो उनको जो है पावापुरी में वहाँ पर निर्वाण प्राप्त हुआ। पावापुरी भी मल्ल महाजनपद के अंतर्गत ही आता है, मतलब दोनों को एक ही महाजनपद में निर्वाण प्राप्त हुई थी, लेकिन स्थान अलग अलग थे। गौतम बुद्ध को कुशीनगर में और महावीर स्वामी जी को पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद तो जो उपनिषद है ना, उन्हीं में से एक है मुंडक उपनिषद। तो मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। सत्यमेव जयते हमारे भारत का आदर्श वाक्य है, राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। अगला क्वेश्चन है कल्पसूत्र, इसकी रचना किसने की थी? कल्पसूत्र की रचना तो भद्रबाहु ये जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के समय थे भद्रबाहु। तो इन्हीं के समय में जो जैन धर्म है वो दो भागों में बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो भद्रबाहु थे वो दिगंबर के समर्थक थे। ध्यान रखना, कल्पसूत्र की इन्होंने रचना की थी। अगला क्वेश्चन है मेगस्थनीज ने किस ग्रंथ की रचना की थी? बहुत बार पूछा गया है, इंडिका नामक ग्रंथ की इसने रचना की थी मेगस्थनीज ने। अगला क्वेश्चन है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो बहुत बार पूछा गया है, बच्चों का क्वेश्चन है हेरोडोटस, इसको जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। ध्यान रखना, हेरोडोटस ये एक फारसी था, तो इसको जो है इतिहास का पिता कहा जाता है। सौंदरानंद, इसके रचनाकार कौन है? सौंदरानंद के रचयिता कौन है? तो अश्वघोष। अश्वघोष जो कि कनिष्क के दरबार में रहा करते थे अश्वघोष, इन्होंने सौंदरानंद नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? विष्णु की प्राचीनतम प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है, ये आप लोगों को बताना है। तो ये मिला है विदिशा। विदिशा जो मध्य प्रदेश में ना, वहाँ से विष्णु जी की प्राचीनतम प्रतिमा प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो से प्राप्त सबसे विशाल भवन है? तो मोहनजोदड़ो में बहुत सारे भवन स्मारक प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनमें से जो अन्नागार है ना, जहाँ पर अनाज रखा जाता था, तो वो सबसे विशाल का है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला नगर था? तो भारत में सबसे पहले किस नगर को खोजा गया था? तो वही हड़प्पा, जिसको सन 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी जी ने खोजा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है हड़प्पा, तो हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला प्राचीन नगर था। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो की सर्वाधिक चौड़ी सड़क, जिसे राजपथ कहा जाता था, की चौड़ाई कितनी होती थी? तो जो इसकी चौड़ाई होती थी 10 मीटर होती थी। ध्यान रखना, 10 मीटर चौड़ा होता था राजपथ, मोहनजोदड़ो से जो सड़क प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो सकता है? तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या हो सकता है? हड़प्पा। देखिए इसका कारण क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी जो सबसे पहला नगर खोजा गया था वो हड़प्पा था। और इतिहास में ऐसी परंपरा है कि जब भी कोई नई सभ्यता, किसी नवीन सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो उस नवीन सभ्यता की जानकारी सबसे पहले जहाँ प्राप्त हुई हो उसी स्थान के नाम पर उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। तो इस पूरे सभ्यता जो सिंधु घाटी के आसपास में फैली हुई है, उसका पहला प्रमाण कहाँ से मिलता है? हड़प्पा। इसी कारण इस सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा है। लेकिन चूंकि ये सिंधु नदी और उसके सहायक नदियों के आसपास इस सभ्यता का विस्तार था, इसी कारण इसको जो है सिंधु सभ्यता अथवा सैंधव सभ्यता भी बोल दिया जाता है। तो ध्यान रखना, लेकिन सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा। आगे बढ़ते हैं, नीचे जाना था। तो 26वां क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक साक्ष्य। देखिए उस समय का जो लेख वगैरह तो मिला है, लेकिन हम लोग उसको जो है पढ़ नहीं सकते।
पुरातात्विक, माफ़ी चाहूँगा, पुरातात्विक लिखना था। तो उस समय के जो लेख वगैरह हैं वो मिले हैं, लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए हैं, तो उससे तो कोई हमको जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। लेकिन जो भी भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, जो मिट्टी के बर्तन वगैरह प्राप्त हुए हैं, दूसरे जो अवशेष प्राप्त हुए हैं जो कि पुरातात्विक सामग्री के अंतर्गत आएंगे, तो उससे हमको सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में बहुत कुछ जानने समझने को मिलता है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत। अगला क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये भी बहुत बार पूछा गया है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है। लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात राज्य में, ये भी ध्यान रखना है। और ये जो है एक पत्तन नगर है, बंदरगाह नगर है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक भंडार के लिए पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा प्रश्न गलत हो गया है। ये ऐसा है, हड़प्पा सभ्यता से सबसे अधिक भंडार गृह, यहाँ पर भंडार गृह है, भंडार गृह किस पुरा स्थल से प्राप्त हुई? ये इसको काट दीजिए अब। तो सबसे अधिक भंडार गृह किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हड़प्पा से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखना। वहीं अगर सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो। लेकिन हड़प्पा में जो है छोटे छोटे बहुत सारे अन्नागार प्राप्त हुए हैं, इस चीज़ को समझिएगा आप लोग। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? जुते हुए खेत के साक्ष्य ये प्राप्त होते हैं कालीबंगा से। कालीबंगा जो राजस्थान में है, कालीबंगा, तो वहाँ से जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, तांबे की बनी गाड़ी कहाँ से प्राप्त होती है? तांबे की बनी गाड़ी ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से, ध्यान रखना। ये भी कई बार पूछा गया, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिया है अक्सर परीक्षाओं में पूछा गया है। हाथी दांत की बनी वस्तुएं किस सैंधवकालीन पुरा स्थल से प्राप्त हुई है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है, ध्यान रखेंगे। लोथल जो पत्तन नगर है वहाँ से जो है हाथी दांत की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुई है? तो एक ऐसी प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसमें एक नारी जो कि नृत्य कर रही है, और ये जो प्रतिमा है ये कांसा की बनी हुई है। तो ध्यान रखना है, नृत्य करती हुई नारी की कांस्य मूर्ति सिंधु सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से, ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 33वां, प्राचीन काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, इनमें से कितने प्रकार के विवाह समाज द्वारा निंदनीय समझा जाता था? तो देखिए उस समय जो है ना 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे वैदिक काल में। उनमें से जो 4 थे समाज द्वारा स्वीकार किए जाते थे, लेकिन जो 4 थे उसको समाज द्वारा स्वीकृति तो दी जाती थी लेकिन निंदनीय समझा जाता था। बाकी 4 को, 4 समाज द्वारा बिल्कुल सहर्ष स्वीकारा जाता था, बाकी बचे 4 टाइप के विवाह भी होते थे लेकिन उसको समाज द्वारा निंदनीय समझा जाता था। ये किस प्रकार के विवाह थे? जिनमें से पहला था गंधर्व विवाह, मतलब कि लव मैरिज। दूसरा होता था वधू मूल्य विवाह, मतलब कि वधू के लिए पैसे देना। तीसरा होता था पैशाच विवाह। पैशाच विवाह में क्या होता है, किसी का बलात्कार कर देना, तो वो जो है निंदनीय समझा जाता था। उसके बाद एक होता था क्या कहते हैं, अपहरण विवाह, जिसमें किसी का हरण कर लेना, बलपूर्वक विवाह कर लेना। तो इस टाइप के विवाह होते थे लेकिन उसको निंदनीय समझा जाता था। तो ये 4 प्रकार के विवाह निंदनीय समझे जाते थे। ऋग्वेद में किस प्रसिद्ध युद्ध का वर्णन मिलता है? तो दशराग्य युद्ध बहुत बार पूछा गया है। दशराग्य युद्ध, ये जो युद्ध है ना रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था दशराग्य युद्ध। और रावी नदी को उस समय परुषणी के नाम से जाना जाता था, जिसमें एक तरफ राजा सुदास थे और दूसरी तरफ 10 राजाओं का ग्रुप था। तो राजा सुदास इसमें जीत जाते हैं। तो ऋग्वेद में मिलता है दशराग्य युद्ध का वर्णन। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का संबंध किस देवता से है? मैंने पहले बताया था ये सूर्य अथवा सवित नामक देवता को ये समर्पित है, ध्यान रखेंगे। सवित, सवित या सूर्य, इसको सविता भी लिख दिया जाता है। सूर्य अथवा सवित अथवा सविता नामक देवता को समर्पित है गायत्री मंत्र। और ये जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल से लिया गया है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार आयोजित संगमों की संख्या थी। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कितने संगम आयोजित किए गए थे? 3 संगम। ये जो संगम थे दक्षिण भारत में हुए थे। दक्षिण भारत में जिस समय उत्तर भारत में वैदिक काल चल रहा था, उत्तर वैदिक काल, महाजनपद काल, तो उस समय दक्षिण भारत में महापाषाण काल चल रहा था। और महापाषाण काल की जब समाप्त हो रहा था उसी समय दक्षिण में 3 राजवंशों का उदय होता है, चोल, चेर, पांड्य। तो चोल, चेर, पांड्यों के समय ही 3 संगमों का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में ईसा पूर्व किस साम्राज्य का विकास हुआ? तो वही अभी जो मैंने बताया, चोल, चेर, पांड्य, इन तीनों साम्राज्यों का विकास हुआ दक्षिण भारत में, ध्यान रखना इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध 10 ये राज्य है, माफ़ी चाहूँगा, ये 10 राज्य है। तो प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध का विजेता शासक कौन था? तो वही राजा सुदास, ये जो है विजेता रहा था, ध्यान रखना इस चीज़ को।
अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी शासक कौन था? तो ये कुरुस था। कुरुस जिसको साइरस भी बोला जाता है और ये ईरान का था। ध्यान रखना, इसका एक नाम साइरस भी मिलता है। कहाँ का था? ये ईरान का था। ईरान जिसको फारस भी बोला जाता है, तो वहाँ का था, लेकिन इसको जो है सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। तो ये पहली बार इसने आक्रमण किया था। अगर कभी पूछा जाए ना कि भारत पर सबसे पहला आक्रमण किन शासकों ने किया, तो ईरानी शासकों ने किया, ये ध्यान रखना है। और किसने किया? तो कुरुस ने किया। सफलतम आक्रमण की बात करें तो कुरुस का पुत्र था डेरियस, जिसको दारा प्रथम भी बोला जाता है, उसको सफलता मिली थी। लेकिन कुरुस सबसे पहले आक्रमण करता है, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गौतम बुद्ध किस राजवंश के समकालीन थे? तो गौतम बुद्ध किस राजवंश के समकालीन थे? हर्यक वंश के समकालीन थे। वही बिंबिसार अजातशत्रु, तो बिंबिसार और अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध के समकालीन हुए। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में किन 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? तो जो ऋग्वेद है ना, उसमें 2 जैन तीर्थंकरों का भी उल्लेख मिलता है, जिनमें सबसे पहले जैन तीर्थंकर ऋषभदेव, इनका उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, और अरिस्टोनेमी करके एक जैन तीर्थंकर हुए, इनका नाम भी इसमें मिलता है ऋग्वेद में। तो ध्यान रखेंगे, ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी, इन दोनों का नाम जो है ऋग्वेद में मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो कलिंग के किस शासक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो वो था खारवेल। ध्यान रखेंगे, खारवेल के संबंध में हमको उसके द्वारा जारी किए गए हाथी गुम्फा अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो इसने जो है जैन धर्म को संरक्षण दिया। अगला क्वेश्चन है, रामायण और महाभारत के समाधि वंश में महावंश का ये क्या क्वेश्चन है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया। रामायण और अच्छा ये था कि रामायण और महाभारत के समान, छोड़ो इसको जाने दीजिए, मैंने कुछ शायद मिस्टेक कर दिया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदू यूनानी विवाह का प्रथम उदाहरण मिलता है, मतलब कि हिंद और यूनानी विवाह का प्रथम उदाहरण मिलता है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य था, उसने जो है सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया था, तो वो हिंद यूनानी विवाह का प्रथम उदाहरण है। तो ध्यान रखना, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को बुरी तरह से परास्त किया, और सेल्यूकस जो है चंद्रगुप्त मौर्य के सामने घुटने टेक देता है, संधि करने को बाध्य होता है, और संधि की शर्तों के अनुसार अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से कर देता है। तो ये प्रथम हिंद यूनानी विवाह इसको माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सांची का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप किसके द्वारा बनवाया गया था? तो अशोक ने बनवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य का पोता। ध्यान रखना, भारत का प्रथम महान सम्राट किसे माना जाता है? तो वही चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम महान सम्राट माना जाता है। ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम महान सम्राट था। और अगर प्रथम महान साम्राज्य की बात करें तो मौर्य साम्राज्य प्रथम महान साम्राज्य था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने किस शिलालेख में यह घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे पुत्र हैं? तो अशोक के विषय में हमको उसके शिलालेखों से जानकारी प्राप्त होती है। तो अशोक के प्रथम शिलालेख, जो उसके 13 वृहद शिलालेख थे ना, उनमें से जो प्रथम शिलालेख था, उसमें उसने कहा है कि सभी मनुष्य मेरे पुत्र हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को, प्रथम शिलालेख में ये चीज़ बोला गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके द्वारा जारी की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, किसने जारी की थी? हिंद यूनानी शासकों ने। ध्यान रखना, हिंद यूनानी शासक, इनको जो है इंडो ग्रीक शासक भी बोला जाता है, इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क की राजधानी थी। कनिष्क जो कि कुषाण शासक था, इसकी 2 राजधानी थी, एक तो पुरुषपुर जो आज का पेशावर है, वो पहले पुरुषपुर कहलाता था, और दूसरा मथुरा। तो 2 राजधानी इसकी हुआ करती थी। अष्टाध्यायी किसकी रचना है? अष्टाध्यायी, तो अष्टाध्यायी के लेखक थे पाणिनि। ध्यान रखना, पाणिनि बहुत बार पूछा गया है, व्याकरण संबंधी प्रथम ग्रंथ है ये पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक मात्रा में रोमन स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो रोमन स्वर्ण सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं? दक्षिण से। ध्यान रखना, जिस समय दक्षिण में चोल चेर पांडे लोग शासन कर रहे थे ना, उस समय जो रोमन हो गए, उनके साथ दक्षिण भारत का बहुत अच्छा व्यापार चलता था, तो वहाँ से जो है बहुत सारे सोने के सिक्के प्राप्त हुए हैं, मतलब रोमन सिक्के। ध्यान रखना, मैंने 50 क्वेश्चन बोला था, लेकिन कुछ मैंने यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन दिया है। देखते हैं आगे, गुप्त संवत की स्थापना किसने की थी? गुप्त संवत, इसकी स्थापना की थी चंद्रगुप्त प्रथम ने। कब? 319 ईस्वी में गुप्त संवत की स्थापना। अगला है, महाकवि कालिदास जी की कौन सी रचना सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है साहित्यिक दृष्टि से? तो अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम को अपने महाकवि कालिदास जी के सर्वोत्कृष्ट
रचना मानी जाती है, ध्यान रखना इस चीज़ को। वैसे इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे प्रसिद्ध, सबसे सर्वोत्कृष्ट मानी गई है। अगला क्वेश्चन है, वेनसोंग ने भारत के किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ वर्ष रह करके वहाँ पढ़ाई की थी वेनसोंग ने, ध्यान रखना इस चीज़ को। वेनसोंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय में। अगला क्वेश्चन है, सकारी किस शासक की उपाधि थी? तो सकारी किस शासक की उपाधि थी? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने सकारी की उपाधि धारण की थी। इसने जो है शक शासक को परास्त किया, उसका दमन किया और सकारी की उपाधि धारण की। अगला क्वेश्चन है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? कई बार पूछा गया है। कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ये जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था, कृष्ण प्रथम। तो एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, चरक संहिता नामक पुस्तक का संबंध किस विषय से है? तो चरक संहिता ये जो है अपना क्या कहते हैं, वो माफ़ी चाहूँगा थोड़ा सा, हाँ, तो चरक संहिता नामक पुस्तक ये जो है इसका संबंध किससे है? तो चिकित्सा संबंधी पुस्तक है चरक संहिता। इसके लेखक कौन है? तो चरक नामक वैद्य थे, उन्होंने जो है इस पुस्तक की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों की राजधानी थी। तो गुप्त शासकों की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी पहले तो पाटलिपुत्र थी, बाद में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में जो उज्जैन है वो गुप्तों की राजधानी हो गई। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उच्च शिक्षा के रूप में विख्यात केंद्र था। तो गुप्त काल न कह करके इसको जो है ना उत्तर गुप्त काल या गुप्तोत्तर काल कहना ज़्यादा उचित रहेगा। तो इस समय जो नालंदा है वो शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो ये फिर से ये क्वेश्चन आ गया। अच्छा, इससे पहले कैलाश मंदिर पूछा था ना। तो एलोरा की गुफाओं का निर्माण किन शासकों द्वारा करवाया गया था? तो राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा। अगर वहीं पूछा जाता कि एलोरा की कैलाश मंदिर का निर्माण किस शासक, अगर शासक का नाम पूछे तो राजवंश तो राष्ट्रकूट है, लेकिन शासक में कृष्ण प्रथम आ जाएगा। और पूरा जो एलोरा की गुफाएं हैं वो राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर का संबंध किस धर्म से है? तो जो खजुराहो का मंदिर है वहाँ पर हिंदू और जैन धर्म संबंधी मंदिर स्थापित हैं, ध्यान रखना है, हिंदू और जैन। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि जो एलोरा की गुफाएं हैं इसको तो राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, लेकिन अजंता भी एक गुफाएं हैं, एलोरा की गुफाओं के आसपास ही है। तो अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा करवाया गया था। तो आज के जो क्वेश्चनों की सीरीज है यही समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने। कहीं किसी क्वेश्चन पर डाउट हो तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो को लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।